नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने यूथ कंपटीशन की बुक में जो हॉस्टल वार्डन के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसके हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड करने की आवश्यकता है। जैसे आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया है। तो देखो, इसकी पहले कोई भी बुक्स नहीं थी, कोई चीज़ें नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा तो जो भी जिन्होंने भी ये बनाई है उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन इसमें कम से कम 80% तो आपके काम का है जो पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार कर लेते हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हैं आपके। इसका एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको करवा रही हूँ, और उसके एमसीक्यूज वगैरह भी हम लोग स्टार्ट मतलब कर देंगे। अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि अभी ये वाला पहले करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए धीरे धीरे। और प्लस ये भी कमेंट है कि बहुत कम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आपके जिस पोर्शन से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उतना ही आपको करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, वो रिपीट होते रहेंगे। जैसे एक दिन आपके 10 क्वेश्चन हो गए, दूसरे दिन 10 हो गए, तो ऐसे ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जब तक आपकी एग्जाम डेट आएगी तब तक, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे करते रहें। एक दिन में सारा कुछ नहीं करवा दिया जाएगा, और ना एक दिन में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा। अगर केवल पीडीएफ ही चाहिए तो वो अलग बात है, समझना नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ करेंगे। दूसरा है कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश के प्रैक्टिस है। तो मैंने आपको बोला कि आपके सब टॉपिक वाइज सारी चीज़ें धीरे धीरे करवाई जाएंगी। एक दिन में सब कुछ नहीं करवाया जा सकता है, आप लोग ये बात समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, आगरा से कोलकाता जाती है, या फिर अमृतसर से कोलकाता जाती है, चेन्नई से कोलकाता, या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी। तो ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपकी अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। 84.14%, 83.14%, या फिर 82.14%, या फिर 81.14%। तो ये कितनी है, 82.14% है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 1979 में जॉर्ज व्हिटिंग के साथ कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरान और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था। तो ये किसने किया था, हेनरी टाइवे, अर्ने टिसेलियस, या फिर एमिल फिशर, या हर्बर्ट सी ब्राउन ने। तो ये किया था आपका हर्बर्ट सी ब्राउन ने ये साझा किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, एकता अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो जो आपका संविधान से क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रियम्बल दिया गया, उसमें सबसे पहले ही दिया गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के राज्य में सही नहीं है। मतलब कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन है जो हर्षवर्धन के राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेर थे। और हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे। हेंगसंग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। इसके अलावा लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो यहाँ से आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, संदर्भ में सही नहीं है, आपको नहीं बताना है। तो जो बी वाला है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेर नहीं थे, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में फिर खाली स्थान प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, या फिर मानसूनी वन। तो कैसे पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न विविध रूप हैं। मतलब किसके विभिन्न रूप हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ये विविध रूप हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईश्वरचंद विद्यासागर ने
में कहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? लाहौर में, कलकत्ता में, सूरत या फिर बॉम्बे? तो ये स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमा। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है। काल वैसाखी, शरद ऋतु हवाएं, या फिर लू गर्म हवा, या फिर व्यापारिक हवाएं, शीतकालीन बर्फीला तूफान, लू सर्दी की तूफान हवाएं। तो यहाँ पे जो सुमेलित है वो है लू को। जब लू चलती है तो वो क्या होती है, गर्म हवाएं जो चलती हैं उसको ही लू बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? शुद्ध उत्पादकता और उपभोग के द्वारा, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता के द्वारा, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता, या फिर सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। तो यहाँ पे तीसरा ही आपका आंसर सही है। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको संबंध बताना है कि बोनेट का जो कार से संबंध है, ये 4 ऑप्शन में किससे किसका संबंध है। तो वायु, हवाई जहाज, रसोई, घर, इसके बाद है वाहन चालक, पार्क, बच्चे। ठीक, तो जैसे कार के अंदर बोनेट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से घर के अंदर जो है रसोई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कौन सा है? प्रिज्म यहाँ पे दिया गया है और ये किससे संबंधित है? NTJSQ से। तो यहाँ पे आपको क्लैप्स का बताना है। अब आप लोग देख सकते हैं जब ABCD लिखते हैं, ABCD वाली जो सीरीज दी जाती है उसी के प्रकार से दिया गया। जैसे P के बाद आपका आता है Q। यहाँ से देखो ये P दिया गया है, ये Q दिया गया है। ठीक है, तो मतलब +1 हुआ है। फिर R, फिर जो आपका R होता है उसमें R के बाद क्या आता है? S आता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर I के बाद J आता है +1, S के बाद T आता है, फिर M के बाद N आता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि +1 होता जा रहा है और कैसे पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो C जो है उसको +1 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो D आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर L को करेंगे, L के बाद क्या आएगा? M आएगा, तो यहाँ पे M आ जाएगा। फिर क्या आएगा? A के बाद आएगा B, यहाँ पे +1 करते चलेंगे। फिर P के बाद क्या आएगा आपका? Q। ठीक है तो यहाँ से ही पहले तो आंसर आ गया आपका, और पूरा ही देख लेते हैं। S के बाद क्या आएगा? T। तो ये कैसे हो जाएगा? DMBQT। ये आपका ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया ईस्ट को 180 के रूप में कोटबद्ध किया गया है, तो नॉर्थ को 375 के रूप में कोटबद्ध किया गया है। उसी कोड भाषा में साउथ को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि ईस्ट को क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट को लिखा गया है 180। ठीक है, इसके नॉर्थ को लिखा गया है, जो आपका नॉर्थ है उसको कितना लिखा गया? 375। तो आपको साउथ को बताना है कि कितना होगा ये। तो यहाँ पे कौन सी कोडिंग का इस्तेमाल हुआ है? जैसे जब ABCD लिखते हैं तो नंबरिंग करके, जैसे यहाँ पे A लिखा, B लिखा, C लिखा, D, E, तो 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा जब करेंगे तो 26 तक नंबर होते हैं ना। तो E को 5, E का 5 होता है, A का कितना होता है? 1 होता है, S का कितना होता है? 19, और T का जो आपका 20। तो इन सबको जोड़ो, 5 और ये कितने हो गए? 6, 6 और 9 आपके कितने हो गए? 15। हासिल कितना बचा? 1। ठीक है, अब 1 और 1 2 और 2 4, यहाँ पे 45 हो गए। तो 45 तो आया नहीं, अब क्या है? तो यहाँ पे देखो कितने अक्षर है? 1 2 3 4 है। 45 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे। यहाँ लिख लेती हूँ 45 × 4, इसको गुणा करो। 4 पंचे 20, हाथ से लगा 2, 4 चौको 16 और 2 18। ठीक है, तो कितना आया? 180। तो यही वाला यहाँ पे लगेगा। N का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसके बाद O है जो आपका, उसका कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, R का कितना होता है? 18। इस T का होता है 20, और फिर क्या? नॉर्थ H है, तो H का हो गया 8। अब इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, उसका गुणा करेंगे 375 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग साउथ का निकालेंगे। तो साउथ का S का कितना हो गया आपका? S का कितना होता है? 19। फिर O का कितना हो गया? 15। ठीक है, U का कितना हो जाएगा? U को हम लोग लिखते हैं 21। ठीक है, T को लिखते हैं 20, और H को कितना लिखेंगे? यहाँ पे कितना लिखा था? 8। ठीक, तो इन सबको जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इन सबको जोड़ लेंगे तो आएगा 83। अब कितने अक्षर हैं साउथ में? 1 2 3 4 5,
5 का गुणा करेंगे, 5 3 और 15, तो ये 415 आपका हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया कैसे किया गया? आप लोग इसको दोबारा भी करके देखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में फ्लैग को KQFL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा को ट्रक को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अब कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है, तो इसको भी आप नंबरिंग करेंगे, जैसे ABCD अभी बताया था ना, कैसे यहाँ पे ABCD उसको नंबर करके फिर यहाँ पे उसके नंबरिंग करेंगे, फिर उसी प्रकार से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करें, नहीं तो आपके क्वेश्चन फिर पेपर में कैसे करोगे जाके। ठीक है, सिंपल से मैंने बता दिया है कैसे करना है, आप लोग करके जरूर, और आंसर कमेंट सेक्शन में आप सब लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करें। यहाँ पे असमान शब्द बताना है, मूल्यवान है, महंगा है, कीमती है, बड़ा है। तो यहाँ पे असमान बताना है, मूल्यवान, महंगा, कीमती, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक कीमत या पैसे की बात हो रही है, बड़ा यहाँ पे जो है असमान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ये संख्या वाला दिया गया है, तो यहाँ 45 है, 47 है, ठीक है, 53, 65, ये सीक्वेंस बनेगा। इसको भी आप लोग करके लाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 115 आंसर इसका आएगा। ठीक है, और ये करके लाना है। आप लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, लेकिन और बाकी सारी कमियां सब लोग बताएंगे। सब अच्छी बात है, बताओ। मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़े 1-2 गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जो काम दिया जाता है वो भी तो करके लाओ, तब तो मैं मानूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा? अब ये भी सीक्वेंस एक दिया गया है। ठीक है, जब आप ABCD लिखो, सबसे अच्छा तरीका है ABCD लिखो, उसकी नंबरिंग पूरी लिखो, फिर देखो यहाँ पे लिख लिख के देखो कौन से कितने पे आते हैं, अपने आप सीक्वेंस निकल के आएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, रीजनिंग में जो आपके डेटा सफिशिएंसी दी हुई है तो उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। कर लो एक बार, आपको तरीका पता हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन आ गया तो आपको तरीका तो पता है ना कि आप कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया, 6 है, 21, 14, फिर 40, 500, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 8, 25, 7। ठीक है, तो ये सीक्वेंस पूरा हल करके यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बताना कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप सबसे पहले ये वाला हम लोग देखते हैं, 6 में गुणे जब 8 करेंगे, ठीक है, 6 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, ठीक है, मतलब ये वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा करना है, 6 का 8 में गुणा, और फिर जो नीचे वाली संख्या है उसको ऐसे घटा देना है। ठीक है, 8, तो 6 48 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगी आपकी 40। ठीक, यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे लगाएंगे। जब 21 में गुणे 25 करेंगे और कितना घटाएंगे, 25 ही घटा देंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 525 माइनस 25, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो ये बीच वाली संख्या ऐसे आ जाएगी। ऐसे ही इसमें करेंगे, 14 में गुणे 7 करेंगे, ये वाले और फिर घटाएंगे कितना, 7 घटा देंगे। ठीक है, जो नीचे संख्या दी गई है उसको हम लोग घटा देंगे, कितने आएंगे, 98 माइनस 7, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 91। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, बी ऑप्शन आपका 91 दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिशा वाला क्वेश्चन है। स्टेशन उत्तर दिशा की ओर चलना, सॉरी, अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टेशन उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। यहाँ पे दिशा वाला कैसे, यहाँ पे पूरब होता है आपका, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्टेन है, स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। मतलब उत्तर दिशा इधर ऊपर है तो यहाँ कितना चलेगा, 70। ठीक है, फिर बाईं ओर, बायां किधर हो जाएगा,
आपका बायां उल्टा हाथ होता है, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ के किधर चलने लगता है, फिर बाईं ओर मुड़ के मतलब इधर चलेगा, 35 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 35 ये हो गया। इसके बाद है फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं मुड़ेगा, फिर इधर चलेगा, तब कितना चलेगा, 30। यहाँ पे 30 लिख देंगे, ये 30 चल गया। इसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, तो फिर से ये बाईं ओर मुड़ता है और 35 ही चलता है, ठीक है। तो ये वाली बराबर हो गई, ये 30 हो गई, ये 30 है, तो इधर भी आपकी ये 30 हो जाएगी। और ये इधर जो दी गई है वो कितनी है, 70, ये वाली, ठीक है। इसके बाद है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब प्रारंभिक दूर से उसकी दूरी बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 70 हो गया, ये 35 है आपका, ठीक है, ये 30 है और ये वाला भी 35 है, ठीक। अब ये 30 है, ये पूरी 70 है, तो ये वाली कितनी होगी, 40 हो गई, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे थी। अब यहाँ से ऐसे देखेंगे, इधर पूरब है, इधर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ठीक। जब यहाँ से देखेंगे तो ये प्रारंभिक बिंदु से देखेंगे तो ये 40 है, तो ये इधर वाला भी 40 होगा, तो एक तो 40 तो हो गया ये इधर, ठीक है। और किधर दिशा पूछेगी, किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में है, ये किधर, उत्तर की तरफ इसका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 40 मीटर और उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, इनके सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, तो उन्होंने बोला कि इनके मतलब सुषमा के जो पिता हैं, और यहाँ पे ये मान लो कोई सुषमा है, इनके पिता को यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पिता हो गए सुषमा के, ठीक है, ये सुषमा हो गई। पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, पिता के इकलौते बेटे, ये कोई इकलौते बेटे हैं, मतलब सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, मतलब सुषमा के भाई हो गए, ठीक है। इकलौते बेटे की पत्नी, इनकी पत्नी मेरी सास है, सास। तो पूछा किया गया मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित, तो ये दोनों जो भाई बहन हो गए, इनके ससुर हो गए, तो ये जो इनका बेटा, इकलौता बेटा जो है, वो इनकी क्या, ये कौन हो जाएगी, बुआ हो जाएंगी, मतलब ये भतीजे, यहाँ भतीजा, ये वाला आंसर जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। उस वे नारेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। फूल, गुलाब, पीला। अब यहाँ पे एक तो फूल की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद गुलाब, तो फूल में गुलाब भी आ जाएगा, ठीक है। और पीला की बात की गई है, अब जरूरी नहीं है कि वो पीली चीज फूल ही है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, उनको पढ़ के आपको कंक्लूजन बताने कौन से सही है कौन से गलत। सभी लकड़ियां जड़ें हैं, सभी फल जड़ें हैं, कोई भी लकड़ी फल नहीं है। अब यहाँ पे ये कंक्लूजन दिए गए, कुछ जड़ें फल हैं और सभी जड़ें लकड़ियां हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कथन दिए गए और ये इसके निष्कर्ष दिए गए, इनसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कौन सा डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ जड़ें फल हैं, तो यहाँ पे सभी लकड़ियां जड़ें हैं, तो ये इससे कहीं ना कहीं संबंधित, मतलब लकड़ियां जड़ें हैं तो जड़ें भी लकड़ी हो सकती है, ठीक है। सभी फल जड़ें हैं और इसके बाद कोई भी लकड़ी फल नहीं है, तो केवल सभी जड़ें लकड़ियां हैं, तो ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है सभी लकड़ियां जड़ें हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि सभी जड़ें लकड़ियां हैं, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मित्रों का एक समूह है, ए बी सी डी इस प्रकार बैठा हुआ है, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो समूह में बैठ के बताते हैं कौन सी दिशा में है। सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, डी बिल्कुल बी के दाएं है, जो डी है वो बी के दाएं में है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, सी ई के बिल्कुल बाएं बैठा है, तो सी ई के बिल्कुल ई के बाएं में बैठा है, ये ई के बाएं में हो गया। इसके बाद है सी के बाएं बैठा है, एक छोर पर है, मतलब तो छोर इधर हो गया, उधर वाले, तो यहाँ पे तो डी है, ठीक है। यदि ए
दोनों में से किसी भी छोर पे नहीं है, मतलब ए जो है ए ही बचा हुआ है। तो इन दोस्तों में से कौन से क्रम दो छोरों पे बैठे हैं? तो ए किसी भी छोर पे नहीं है, मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बीच में। तो कौन से ऐसे हैं दोस्त जो कोई छोरों पे नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आपका? नहीं, क्या पूछा है? इन दोस्तों में से दोनों क्रम के दो छोरों पे बैठे हैं, तो सी और डी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी सी या फिर सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेपर कटिंग वाला है। इसको मैंने पहले बताया कि ऐसे ऐसे काट के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आकृति आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अब ये आपकी एक आकृति दी गई है, इन चारों में से आपको पहचानना है कि कहाँ पे, इन चारों में से आपको पहचानना है कहाँ पे फिट बैठती है। तो आपका ये बी वाला है, इसमें देखो ये वाली आकृति ऐसे दिख भी रही है, ठीक है। अब ये कौन सा है? आपका दर्पण प्रतिबिंब है। तो आपको आर एच एफ जी बी क्यू का जब दर्पण प्रतिबिंब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये पासे वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, उस संख्या का चयन करिए जो तीन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो जब पासा हम लोग यूज करते हैं तो तीन वाले फलक के विपरीत फलक में आपका कौन सा होता है? 5, मतलब बी आंसर जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये कुछ स्पेलिंग्स दी गई हैं, अगर आप लोगों ने पहले के क्वेश्चन किए हैं तो इसको आराम से कर लेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका तीसरा आ जाएगा। ये भी ABCD वाला जो क्रम बताया है उसी के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार से ये एडजस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम है? तो यहाँ पे फिर से वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें बार बार घुमा फिरा के वैसे ही पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंस पूछा गया है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपका बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग और भी सॉल्व कर लेंगे इसके अलावा भी, अभी ये इसमें इंक्लूड है तो इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे। इसके बाद ICT के क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब F11 हम लोग क्लिक करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? ताज़ा करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, या फिर सर्च इंजन बदलने के लिए, या पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टोटल फुल स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन चालू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे VOIP इन कंप्यूटर इज साइंस स्टैंड फॉर। अब ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, जिन्होंने उस फुल फॉर्म तैयार किए हैं वो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे HLL का स्टैंड फॉर्म पूछा गया, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित करती है? जब जैसे कोई भी प्रिंट प्रीव्यू हमें देखना है माइक्रोसॉफ्ट, इसमें पूछा गया ऑफिस, मतलब नॉर्मल ही पूछा गया है, प्रिंट प्रीव्यू किससे देखते हैं? तो कौन सी वाली आपकी की होती है? Ctrl+F2 जब हम लोग क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब इंजन का आविष्कार किया था? तो ये आपको क्वेश्चन करवाया भी गया है। स्टीव वॉनजी नायक ने, चार्ल्स बेबेज ने, टिम वर्सनल ली ने, या फिर बिल गेट्स ने? तो टिम वर्सनल ली ने आपका वर्ल्ड जो WWW है उसका आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, प्रोग्राम डिजाइन, या फिर लॉजिक गेट। तो क्या पूछा गया? डाटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है। मतलब डाटा का पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिजाइन पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है कौन कौन? मतलब कोई भी जैसे वायरस वगैरह से सेफ्टी वगैरह के लिए क्या यूज किया जाता है? फायरवॉल यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला
स्ट्रैंड हॉग क्या है? तो स्ट्रैंड हॉग मालवेयर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इजराइल की सुपरसोनिक मिसाइल, नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मालवेयर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो मालवेयर आपका होता है उसका एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तन करें। अब ये कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 101 दिया गया है आपका, ठीक है, तो इसको 2 से भाग देते चले जाएंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना बचा, जितना शेष बच रहा है वो आप इसके आगे लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा चला गया मतलब 0, यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 2 से देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1 बचा, यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 से देंगे, 2 छक 12 मतलब 0 पूरा पूरा चला गया। फिर 2 तिहाई 6, फिर भी पूरा चला गया। फिर 2 से देंगे तो 2 एकन 2, कितना हासिल बचा वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दें। अब क्या करेंगे, ये नीचे से ऐसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका 1 हो गया, फिर से 1, फिर क्या है 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो यही जो आपका है वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका 1100 101, 1100 101, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जैसे बाउंड्री वाले हैं, आपको कोई भी संख्या दी है तो आप 2 का भाग देते हुए चले जाएंगे। अगर एक संख्या एक बच जाता है तो उसको ऐसे ही आप आगे लिख देंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो क्या करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या फिर क्वेरी लैंग्वेज, या फिर OQL। तो ये क्या करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा? प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, या फिर कॉम्परेटर। तो इसको क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर है? ये भी आप लोगों को करवाया गया, अगर आपने देखी होगी क्लास तो आपको पता होगा। और जो लोग केवल पीडीएफ चक्कर में रहते हैं, या फिर थोड़ी सी 1 मिनट की क्लास देगी इसके बाद मैम पीडीएफ दे दो, तो पूरी क्लास इसीलिए मैं बोलती हूँ कि देखा करो। तो ये सब करवाया गया है आपको। तो यहाँ पे क्या कौन सा है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ALU कंप्यूटर का हिस्सा है। अब ये ALU किसका हिस्सा बोला जाता है? तो एप्लीकेशन का, रोम का, रैम का, प्रोसेसर का। अब जिन्होंने क्लास नहीं करी है, फिर कंप्यूटर बारे में इतने नॉलेज नहीं है, वैसे सब लोगों को इतना नॉर्मल पता होता है, तो अब आप कैसे बताएंगे, क्योंकि पढ़ाया गया ALU CPU का हिस्सा होता है। जो आपका CPU होता है उसके अंदर ही आपका ALU होता है, CU होता है। ठीक है, तो जो CPU होता है उसको ही प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामर जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो किस में किया गया था? USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, या फिर स्पीकर। तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी? यहाँ पे प्लॉटर आपकी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस कमांड MS एक्सेल 2007 में मीनू बार के खंड के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? कौन सा? व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसको डेटा के अंदर इसका यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, या फिर प्रचलन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे BIOS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सबको ये पता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की या फिर अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? परवर्ती डाटा क्या है? वेरिएबल डाटा स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रैम का, रोम का, ईपी रोम का या फिर पी रोम का? तो परवर्ती मतलब जो डाटा आपका चेंज किया जा सके बाद में। ठीक है, तो वो किस में किया जाता है? ईपी रोम में। ठीक है, अब हम लोगों के एक्ट की क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला है आपका बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में आयोग परिभाषित करता है। कमीशन इज डिफाइंड अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो ये किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये धारा आपकी 2D में परिभाषित किया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत निःशक्त बालक परिभाषित किया गया है? तो ये किसके अंतर्गत? सेक्शन 2E के अंतर्गत ये किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च इन, मतलब सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये वाली योजना कब शुरू की? 2004 में, 5 में, 9 में या फिर 8 में? तो ये 2004 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट को शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, मतलब शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिली है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर ए और बी? तो ये ए और बी दोनों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, मतलब बालक को किस रूप में डिफाइन किया गया है? यहाँ पे ये चीज पूछी गई आपसे। तो बालक को किसने? जिसने 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं की है, जिसने 12 वर्ष नहीं की है, जिसने 18 या 7 वर्ष। तो जो 1986 का उसमें 14 वर्ष, जिसने 14 वर्ष आयु पूरी नहीं की है उसको बालक बोला गया है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2B में परिभाषित है। तो इसमें धारा 2B में क्या परिभाषित है? वैश्यागृह, बालक, सुधार संस्था या फिर मजिस्ट्रेट? तो धारा जो आपकी 2B है उसमें क्या है? सुधार संस्था को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? तो ये किस धारा में किया गया है? सेक्शन 11 में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी करता है? तो यहाँ पे व्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? जिला न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, केरल है, बिहार है, झारखंड है? तो ये तो सबको ही पता है कौन सा है? केरल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अधिकार बच्चों को प्राप्त हैं? तो कौन से अधिकार प्राप्त हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, या फिर है 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार या काम से सुरक्षा, या फिर उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना? तो ये सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र छात्रावास की संपत्ति उसकी सुविधाओं को सम्मान करे? तो ये कैसे करेगा? छात्रों की इच्छा अनुसार छात्रावास के बुनियादी ढांचों को संशोधित करने की अनुमति देना, या फिर किसी भी मामूली क्षति के लिए छात्रों को दंडित करना? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद छात्रों के उनके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की रिपोर्ट में हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित तो बच्चों को करना ही नहीं है। फिर है छात्रावास संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में
जागरूकता पैदा करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? सूचना को नजरअंदाज कर दें, छात्रों को यथाशक्ति की जानकारी लेना चाहिए, या फिर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करना चाहिए? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नजरअंदाज तो करना नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब बचे हैं दो ऑप्शन, तो उसमें से कौन हो जाएगा? बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के क्या फायदे हैं? छात्रावास के विद्यार्थी स्वस्थ व निरोग होंगे, इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण का विकास होगा, इससे छात्रावास प्रबंधन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता रहेगा, विद्यार्थियों में स्वच्छ जीवन शैली का विकास होगा। तो इसमें चारों में से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छात्रावासों में कमरे के आवंटन को किसके आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है? मतलब जैसे कुछ अगर विशेष परिस्थिति आ गई तो किस प्रकार से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। तो ये किसके आदेश पे किया जाता है? ट्रस्टी के आदेश पे, छात्र नेता के आदेश पे, वार्डन के आदेश पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वार्डन के आदेश पे इसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, छात्रों की गतिविधियां कौन से रजिस्टर में दर्ज होंगी? यहाँ पे छात्रों की गतिविधियों से क्वेश्चन है, उपस्थिति, मूवमेंट रजिस्टर, हाउस मीटिंग रजिस्टर, शैक्षणिक रजिस्टर। मतलब छात्र कहीं आते जाते हैं तो वो कौन से रजिस्टर में होंगी? मूवमेंट रजिस्टर में ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए। अब प्रत्येक कमरे की जांच कब होनी चाहिए? सप्ताह में 2 बार, प्रतिदिन 2 बार, प्रतिदिन 1 बार, प्रतिदिन 3 बार। तो ये कब कब होनी चाहिए? मतलब एक दिन में 1 बार जरूर जांच होनी चाहिए। इसे छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का मूल्यांकन करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड रखना, विकास मूल्यांकन, अकादमिक समर्थन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये सारी चीजें ही इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों को मध्य बातचीत प्रतिबंधित करके, या फिर समूह गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन करके, सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे निर्धारित करके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समूह गतिविधि उनसे करवानी चाहिए जिससे कि वो एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट देना सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं, छात्र के परिवार के आने और स्थिति की संभलने की प्रतीक्षा करें, बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए, बाद में स्थिति को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पहले अन्य छात्रों से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं होगा? अब देखो यहाँ पे पूरे ऑप्शन पढ़ने का फायदा, कुछ बच्चे पढ़ेंगे बुनियादी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक, इतना पढ़ा छोड़ दिया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो आप हमेशा चीज पूरी ही पढ़ें, क्वेश्चन भी और आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट है, हर कमरे की जांच वार्डन द्वारा होनी चाहिए। तो ये कब होनी चाहिए? ये तो हम लोग क्वेश्चन अभी कर भी चुके हैं, तो प्रतिदिन 1 बार होनी चाहिए। ठीक है, छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठकों का अंतराल क्या होता है? मतलब छात्रावास में जो मैनेजमेंट समिति है उसकी बैठक का अंतराल कितना होना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह, या फिर 6 माह? तो कितना? 1 माह होना चाहिए। ठीक है, छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए कर्मचारी किस एक्ट में अपराधी ना पाए गए हों? मतलब छात्रावास में जो भी कर्मचारी लगे हैं वो किस एक्ट में प्रतिबंध, मतलब बिल्कुल भी लिप्त नहीं होने चाहिए, मतलब उनका ऐसा कोई डेटा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा है वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पे जुवाइनिल जस्टिस एक्ट 2015 और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, इसके बाद बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016 और पोक्सो एक्ट 2012, या फिर सब सारे ही। तो मतलब इनमें से कोई भी अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित है? वार्डन है, सुरक्षा गार्ड, काउंसलर है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें सारे ही
लोग इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी छात्रावास में किसी छात्रावास में अतिथि की अधिकतम दिन कितने दिन ठहरने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब कोई अतिथि आए तो वो कितने दिन तक रुक सकते हैं। तो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन या फिर 14 दिन। तो कितने दिन? 14 दिन वो रुक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज के कार्यों में शामिल है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सुपरविजन, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक, या फिर छात्रावास के सभी वार्डन के संपर्क में रहना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रबंधन छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से क्या लाभ है। छात्रों के डेटा को ट्रैक करने में, उन्नत प्रशासन रखने में, सुव्यवस्थित समय सारणी प्रबंधन के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। आप लोग देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे आते हैं। मैंने बोला था कि जब आपको शुरू में ही पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। इसीलिए अगर आपने क्लासें अभी भी नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप समझ लेंगे उतने अच्छे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें पीडीएफ कलेक्ट करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपकी समझ पे बेस ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगठनात्मक संरचना में शामिल होता है कार्य विभाजन, दायित्व का आवंटन, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हॉस्टल वार्डन हैं तो आप निम्न में से किसका ध्यान रखेंगे। सफाई, हाइजीन, गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है हॉस्टल वार्डन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास वार्डन की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं। छात्रावास प्रशासन, छात्र पर्यवेक्षण, शैक्षणिक सहायता। तो कौन कौन सी है? सारी ही ये जिम्मेदारियां, सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चे अपराधी, विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता है। अधिनियम में विशेष शिक्षक शब्द का क्या उल्लेख है। और जो अधिनियम में विशेष शिक्षक की बात कही गई है उसको पूछा गया है कि उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय में एक शिक्षक, एक व्यक्ति जो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, एक व्यक्ति जो बच्चों को यौन अपराधों के बारे में शिक्षित करता है, मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति। जब मतलब कोई व्यक्ति पे ऐसा मुकदमा चल रहा है उस टाइम पे जो टीचर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उसकी मनोदशा का ध्यान रखा जाता है सारी चीज़ों का, तो वो किस में आता है? डी यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, उसको ही विशेष शिक्षक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास वार्डन ईएमआरएस की चयन किसके द्वारा की जाती है। तो वार्डन की चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा है, तो किसके द्वारा? स्थानीय निकाय द्वारा, विद्यालय प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर केंद्र सरकार। तो ये किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रावास अधीक्षक द्वारा मेस का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर, प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर, या फिर प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत पर, या फिर सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति पर। तो कब किया जाता है? प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में ही भौतिक प्रमाणन कराया जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में प्रबंधन के लिए कितनी समितियां गठित की जाती हैं। 2 की जाती हैं, 3 की जाती हैं, 4 की जाती हैं, या फिर 5 की जाती हैं। तो कितनी की जाती हैं? 4 समितियां गठित की जाती हैं। नेक्स्ट है सीनियर वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है। 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, या फिर 1 वर्ष के लिए। तो कितने? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट है छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल होते हैं। मतलब छात्रावास में जो भी सामग्रियां हैं उनमें क्या क्या चीज शामिल होते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल, स्टोर, या फिर स्पेयर और तैयार माल, या फिर सारे ही ये जो ऊपर दिए गए हैं ये सभी शामिल होते हैं। ये तो सारी चीजें होती हैं आपके छात्रावास में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर सामग्री को कम करता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये साइंस से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिश्रण, पसीना सुखाना, या फिर गर्म करना। तो ये क्या हो गया? मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छात्रावास वार्डन द्वारा बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे विकसित की जाएगी। तो बच्चों को आपको सिखाना है कि
साफ सफाई रखें तो कैसे आप उसको करेंगे। विद्यार्थियों को लघु फिल्म दिखाकर विद्यार्थियों को स्वच्छता पर पुरस्कृत कर, या फिर स्वच्छता पर संगोष्ठी आयोजित करके विद्यार्थियों से स्वच्छता का नियमित अभ्यास करा के। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर है कि उनको डेली की ही ये सब आदतें डाली जाए, जिससे कि वो हमेशा ही स्वच्छ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास वार्डन का नहीं है। छात्रावास सुरक्षा, एक छात्रावास चलाने में छात्र को पढ़ाने के लिए कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो नहीं है। तो ये तीनों ही जरूरी हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, करनी पड़ सकती है। छात्रावास सुरक्षा चलाना ये तो है ही, इसके बाद बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भी आपको बोला जा सकता है कभी कभार। ठीक है, अब आप लोग टेंशन में बता जाएं कि पढ़ाई भी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, मतलब एक आपको क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग ही चेक की जाती है कि अगर ऐसा किया जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शांति से अच्छे भाव से आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप एक हॉस्टल वार्डन है, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी या भावनात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, आपातकालीन तैयारी पिता को बताएंगे, माता पिता को, मेंटर और मार्गदर्शन करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे आप, मेंटर और मार्गदर्शन करेंगे, उनको मतलब गाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। घी के दिए जलाना, तो ये सबको ही पता है, खुशी मनाना। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचाने। तो यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। अत्युक्त शब्द में संधि है, तो यहाँ पे संधि आपको बतानी है, दीर्घ, गुण, यड़ या फिर अयाति। तो अत्युक्त में है यड़ संधि। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ, अलब्ध, अप्राप्त, अनुपलब्ध। तो दुर्लभ उसको बोला जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची, राम का, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। तो ये जनार्दन किसको बोला जाता है, विष्णु भगवान जी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं। मतलब जो आपको गुणवाचक विशेषण होता है उसके कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7। तो कितने होते हैं, 7 भेद इसके होते हैं। ठीक है, निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें संज्ञा शब्द आपको बताना है कौन सा है। गंगा, नीला, पुराना, मोटा। तो संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा क्या होता है, ये तो आप सबको ही पता है। गंगा मतलब किसी जगह, नाम, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो यहाँ पे आपको उदार का विलोम बताना है, कठोर है, निर्भय, अपव्यय है, या फिर अनुदार। तो विलोम क्या हो गया, अनुदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। मतलब कौन से शब्द हैं जिनसे वचन की पहचान नहीं होती है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या फिर विशेषण। तो क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें अशुद्ध का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो माता पिता पूजनीय है, क्योंकि पूजनीय आपका इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, तो ये अशुद्ध हो गया। इंग्लिश के क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, कीप योर शर्ट ऑन। तो इसका क्या मतलब होता है, टू रिमेन कूल। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, लीड समवन बाय द नोज। तो इसका क्या अर्थ हो गया, टू डोमिनेट समवन, मतलब किसी को डोमिनेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इरिस्टिबल, इम्पल्स, टू स्टील। तो इसका एक वर्ड आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट स्पेल किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड येल। यहाँ पे येल शब्द का पूछा गया, तो इसका एंटोनियम्स बताना है, तो क्या होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विस्पर। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया इंसेंट, इसका आपको सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है।
तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आपका परसिस्टेंट। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे एक आपको सेंटेंस दिया है, इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, दे कंसीडर इट एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो इसका इट वॉज कंसीडर टू बी एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आनी है, मानी कॉल बिगन ठीक हिज करियर एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म बिफोर डूइंग हिज डेब्यू फीचर उसकी रोटी। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, बिगन हिज करियर एज एन एक्टर। ठीक, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया वहाँ पे आपको वर्ड बताना है कौन सा होगा। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू, फिर खाली स्थान, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेंज। तो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। विवेक हैज स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, फिर ब्लैंक दिया गया है हिज ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर जिनकी हिंदी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है, प्रिय प्रवास प्रथम है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो ये अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो किस वर्ष हुआ था, 1936 में। ठीक है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित में से कौन से माने जाते हैं। तो कौन से माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दामिनी दमक रहे ना घर माही, खलके प्रीत जथा थिय नाई। इन पंक्तियों में छंद बताना है, तो इसमें कौन सा छंद है, चौपाई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भरत के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसको उल्लेख नहीं है, मतलब भरत के जो रससूत्र हैं उसमें से इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो स्थायी भाव, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, पवन का शुद्धि संधि विच्छेद है। तो पवन का शुद्धि संधि विच्छेद कौन सा है, यहाँ पे पो प्लस अन। ठीक, ये वाला सही है आपका। इसके बाद आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शब्द में अनुनासिकता है। तो कौन सा यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, मतलब प्रत्यय लगाने से जो शब्द बना हुआ है, पुल्लिंग या स्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है, मर्दाना है, बुढ़ापा है, भेड़ा या फिर विदुर है। तो कौन सा है, भेड़ा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। अभी 4 शब्द दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। भाषाएं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि कोई भी भाषा से हिंदी भाषा बोली जाती है, कभी ये नहीं बोला जाएगा हिंदी भाषा बोले जाते हैं या बोला जाता है। ठीक है, देश, बोलियां, नदियां, तो इसमें से स्त्रीलिंग की पहचान कौन नहीं करवाता, देश, हमारा देश महान है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके कुल 120 क्वेश्चन थे। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे शिकायत हो सकती है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, आंसर बता रही हूँ। तो आपके प्रैक्टिस सेट है, 120 पूरे क्वेश्चन होते हैं, एक एक को अगर समझाया जाएगा ना, तो अभी मेरे पास इतनी हाई क्वालिटी का इंटरनेट भी नहीं है कि आपकी जैसे इतनी बड़ी बड़ी क्लासें रिकॉर्ड करके फिर डाली जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा डेटा ही हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवाती हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग जो तभी मैं आपको जैसे 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जिस पोर्शन में आपके जितने क्वेश्चन आते हैं उसको अलग से भी करवाती रहूँगी। ठीक है, ये एक बुक आई थी तो मैंने सोचा इसको करवा दिया जाए। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, बात सही है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा भी करेंगी। तो 10 सेट हैं बस, बाकी हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से करते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो आप शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। और मैं इतनी स्पीड में नहीं चलूँगी कि आपको 1-2 दिन में सारा सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो
आपकी जो मैं अलग से क्लासेस बनाती हूँ उसको बनाने में सच में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बताया है खुद ही करनी पड़ती है। कंटेंट पहले आपका देखना है सारा कुछ, फिर उसके बाद क्लास बनानी है, फिर उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और तो मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। आप लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए लर्न टुगेदर से।